Hello my dear students, you are watching WS Academy and this is current affairs video from the Hindu newspaper from exam point of view. So let's have a quick look. A year after Galwan clash, China strengthening base along the LAC. आपको पता है रिसेंटली देखा गया है कि चाइना की कुछ मूवमेंट हुई है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उन्होंने कुछ डेवलप किया है और उनकी बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी रही है। और इसलिए आपको क्या यहाँ पे आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता होना चाहिए, LAC होता क्या है। LAC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये डिमार्केशन है बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज़ बॉर्डर। जब इंडिया साइनो इंडियन वॉर जब हुआ था, कब हुआ था 1962 में, उसके बाद ये लाइन फॉर्म की गई और ये पार्ट है किसकी, साइनो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट में। इसका डिस्प्यूट फ्रॉम टाइम टू टाइम चलता है इंडिया और इस चाइना के बीच में। और पहली बार ये टर्म यूज़ की गई थी 1959 में जब ज़ू एनले ने लेटर लिखी थी जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, इस डिमार्केशन लाइन जो सेपरेट करती है इंडियन कंट्रोल टेरिटरी फ्रॉम चाइनीज़ कंट्रोल टेरिटरी, तो इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ थी वो है 42-year-old वुमेन हेल्ड फॉर सेक्चुअली असल्टिंग माइनर। ये सोशल इश्यूज सोसाइटी वाले सिलेबस में आपके आता है और इसके रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्यों है, दो चीज़ें आपको पढ़नी है। एक तो पढ़ना है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्चुअल ऑफेंसेस एक्ट जो पढ़ना है आपको, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पढ़ने कौन कौन सी प्रोविजंस है, कितनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रखी गई है चिल्ड्रंस को बचाने के लिए फ्रॉम सेक्चुअल हैरेसमेंट। सो दिस case was registered under section 4 and 6 of the Prevention of Children from Sexual Offence Act। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद केस और रजिस्टर हुआ है किसके अंडर, इंडियन पेनल कोड जो है उसका जो सेक्शन है 377 जिसमें अननेचुरल सेक्स आता है। तो दो लॉज के अंडर ये केस रजिस्टर हुआ, एक तो प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्चुअल ऑफेंसेस एक्ट, पोस्को एक्ट भी उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और IPC जो है इंडियन पेनल कोड उसका जो सेक्शन 377 है उसमें ना अननेचुरल सेक्स आता है, उसमें भी उसके अंडर ये रजिस्टर किया गया। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि सोशल इश्यूज़ में सोसाइटी जो इश्यूज़ है उसमें वुमेन आता है, चिल्ड्रन आता है। चिल्ड्रन के रिलेटेड जो भी आपको न्यूज़ मिलेगी इस ऐसी केसेस, तो एक तो केस स्टडीज़ भी काम आती है और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़नी ज़रूरी है। एक एडिटोरियल बहुत अच्छा आया है इन व्यू ऑफ द पैंडेमिक, वो है प्लानिंग फॉर अ बायोसिक्योर फ्यूचर। उसमें बताया गया है जो कोविड-19 आ गया उसने हाईलाइट किया, क्या हाईलाइट किया, दैट बायोसिक्योरिटी कंसर्न जो है सिंथेटिक बायोलॉजी की, हम आगे देखेंगे सिंथेटिक बायोलॉजी होती क्या है। दैट मीन्स जो नेशंस इतना ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं लेकिन द नेशंस आर नॉट फुली सिक्योर, क्योंकि जो सिंथेटिक बायोलॉजी की नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई है उनके बहुत ज़्यादा हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और जिसके लिए कंसर्न होना चाहिए। और ये इसमें लिखा गया है दैट जो भी जितनी भी सिंथेटिक बायोटेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, फॉर एग्जांपल नैनो टेक्नोलॉजी आई है, फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स आया है, या फॉर एग्जांपल जेनेटिक इंजीनियरिंग आया है, आप GM क्रॉप्स भी देख सकते हैं। तो इनका कहना, इस आर्टिकल एडिटोरियल का कहना ये था, दैट इज़ द सेकेंडरी क्वेश्चन कि वेदर जो ओरिजिन है कोविड का वो लैब से आया कि नहीं आया, बट जो बायो वेपन्स हैं वो आ सकते हैं लैब से। और जो सिंथेटिक बायोलॉजी है, जो ये बायोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें री इंजीनियरिंग हम करते हैं सेल्स की, बहुत ज़्यादा लीथल और डेंजरस बन सकते हैं। हम कितना भी सिक्योरिटी पे काम करें, जब तक ना हम इस एरिया पे फोकस करेंगे तब तक कोई भी नेशन सिक्योर नहीं है। अगर हम अभी पैंडेमिक की बात करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इससे कितना डिवास्टेशन हो गया। इसमें इसने लिखा है कि दैट सिंथेटिक बायोलॉजी इज अ रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी which helps us manipulate biological organisms processes for human betterment especially in treating diseases by re-engineering cells। ये बोलता है कि जो सिंथेटिक बायोलॉजी है बिल्कुल ये रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है क्योंकि इससे हमें हेल्प हुई क्या, बहुत ज़्यादा जो जेनेटिक डिजीज़ थी उनको दूर हमने किया, किससे, री इंजीनियरिंग से, जेनेटिक इंजीनियरिंग से, जीन थेरेपी से। जो बायोटेक्नोलॉजी में जितनी भी इंजीनियरिंग आएगी, अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल DNA की बात करेंगे, 3 पेरेंट बेबी की बात करेंगे, इसमें बहुत सारे इथिकल इश्यूज़ भी आती हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ भी आती हैं। तो इस पे फोकस होना और इसको गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
उसके बाद ट्री ऑफ कॉफ़ी फैमिली डिस्कवर्ड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में एक कॉफ़ी ट्री पाया गया है जो बिल्कुल नया है। प्लांट्स बिलोंगिंग टू जीनस पेरिस्ट्रिया और यूजुअली फाउंड इन मेडागास्कर। यूजुअली इस जीनस के जो प्लांट्स है, कॉफ़ी प्लांट्स है, वो मेडागास्कर में पाए जाते हैं, बट रिसेंटली डिस्कवर्ड स्पीशीज इज न्यू टू साइंस। एक जो नई जो स्पीशीज पाई गई है वो बिल्कुल नई है। कहाँ पे पाई गई? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। द ट्री इज डिस्टिंग्विशिंग बाय अ लॉन्ग स्टम। इसका जो स्टम है बहुत लॉन्ग है, ये टोटली डिफरेंट है, विद अ वाइटिश कोटिंग ऑन द ट्रंक, और इसके लीव्स भी बिल्कुल डिफरेंट है, विद अ क्यूनेट बेस, एंड वाज फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम वेंडूर फॉरेस्ट इन साउथ अंडमान। तो वेंडूर फॉरेस्ट कहाँ पे है? साउथ अंडमान में। अंडमान एंड निकोबार में पाया गया ये क्या पाया गया? कॉफ़ी का नया एक प्लांट। Pyrostria lolgi has been assessed critically endangered based on the IUCN। IUCN की फुल फॉर्म क्या है? कल भी हमने पढ़ा था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। उसका जो रेड लिस्ट क्राइटेरिया होता है उसमें वो बताता है कि कौन सा स्पीशीज है ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो गया है, थ्रेट किसको है और कौन नॉर्मल है। तो उसके लिहाज से जो पायरोस्ट्रिया लॉल्जी है, जो कॉफ़ी का एक स्पीशी है, उसमें उस जीनस का बताया गया है कि वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। IUCN के डेटा के बेसिस पे वो क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। उसके बाद एक और न्यूज़ जो थी वो थी रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में। रेयर अर्थ मेटल्स एट द हार्ट ऑफ चाइना US राइवलरी। बोलते हैं कि जो बेसिकली चाइना और US के यूजुअली कंटेंशियस इश्यूज़ रहते हैं वो बेसिक उसका कहाँ पे है? रेयर अर्थ मेटल्स। क्योंकि चाइना के पास बहुत ज़्यादा रेयर अर्थ मेटल्स है, उसमें एक डोमिनेंस है इन दीज मिनरल्स में, तो इससे क्या हो सकता है? ये कंसर्न है वेस्ट के लिए। रेयर अर्थ मेटल्स क्यों इंपॉर्टेंट है हम ये देखेंगे, और ये क्या होते हैं। जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं वो है ग्रुप ऑफ 17 केमिकल एलिमेंट्स। क्या है? ग्रुप ऑफ 17 केमिकल एलिमेंट्स। ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, and these are very crucial to keep our society running smoothly and to transitioning to a clean tech driven economy। ये जो रेयर अर्थ मेटल्स है चाइना की एक डोमिनेंस है, चाइना में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और उससे क्या होता है इन रेयर अर्थ मेटल्स को हम यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही हाई टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस बना सकते हैं। तो अगर जिस कंट्री के पास ये होगा ऑब्वियसली वो डोमिनेट कर सकती है। तो वेस्ट को एक बोला जाता है, इस आर्टिकल में ये लिखा था कि एक थ्रेट माना जाता है, बेसिक जो लड़ाई है वो इसी पे है। और ये रेयर अर्थ मेटल्स किस किस काम में आते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शंस में देखिए होता है दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल कार मोटर्स, लिथियम आयन बैटरीज, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, सोलर पैनल्स एंड विंड टर्बाइन्स। आप सबको पता है कि चाइनीज़ कितने ज़्यादा पार्ट्स बनाता है, असेंबलर्स बनाता है, और फिर वो पार्ट्स दूसरे कंट्रीज इंपोर्ट करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है चाइना, और बहुत ज़्यादा इसका मार्केट भी अभी फैला हुआ है। सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ दिस US एंड चाइना इशू रेयर अर्थ मेटल्स। ठीक है, so this was all for today. Thank you for watching this video. I wish you all the best.